नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है A1 कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स का हिंदी मीडियम का हम लोग का लेक्चर चल रहा था चैप्टर 1 का। तो चैप्टर 1 हम लोगों ने विधिवत रूप से कंप्लीट किया था। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव सेशन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि बिहार बोर्ड जो पूछती है किस टाइप का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछती है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा ले और फटाफट कमेंट कर दे, है ना, क्योंकि मजा आने वाला आज का क्लास में। चलिए आते हैं हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? आप लोग भी फटाफट कमेंट कर सकते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? निम्नलिखित में से किसको अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है? बिहार बोर्ड 2017 में पूछा गया यह प्रश्न है। फटाफट कमेंट कीजिए आप सभी कोई। देखिएगा, अर्थशास्त्र के जो जनक है वो है एडम स्मिथ। सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। आप लोगों को मैंने ये डिटेल से पढ़ाया है, अगर नहीं भी लिखे कॉपी में तो लिख सकते हैं ये बुक का नाम, ठीक है। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने अर्थशास्त्र का धन संबंधी, है ना, वेल्थ संबंधी, दैट मींस धन संबंधी इन्होंने परिभाषा दी। धन संबंधी इन्होंने परिभाषा दी और इन्होंने बताया धन क्या है, धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जाए, धन का बचत या विनियोग कैसे करें, इनसे संबंधी इन्होंने परिभाषा दी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये एडम स्मिथ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र के जनक हो या अर्थशास्त्र के पिता हो, है ना, यहां भी पिता बताया गया है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का है, माइक्रो शब्द का निम्न में से कौन सी भाषा का शब्द है? ये बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो फटाफट आप आंसर दे सकते हैं, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट के माध्यम से। देखिएगा, माइक्रो शब्द निम्न में से कौन सी भाषा का शब्द है? तो आप सबसे पहले देखिएगा, माइक्रोज लिखा हुआ क्या, MIKROS है, माइक्रोज। माइक्रो जो शब्द है, ये जो मतलब माइक्रो जो वर्ड है, MICRO, माइक्रो को हिंदी में हम लोग वेस्टी बोलते हैं, जो कि रैगनर फ्रिस ने वेस्टी और समष्टि को बांटा था इकोनॉमिक्स को दो भागों में। तो माइक्रो जो शब्द है इंग्लिश में वेस्ट, इसको हिंदी में वेस्टी बोलते हैं, ये माइक्रोज में बदला गया। माइक्रो जो वर्ड कहां से लिया गया? तो ये आपको याद रखनी है, ग्रीक भाषा से लिया गया था। ये ग्रीक भाषा से लिया गया था, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन देखिए, ग्रीक कहां पे है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से किसे अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? मतलब यहां पे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे निजी लोगों का हस्तक्षेप होता है और कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है। तो ये दोनों जो जगह है, मतलब जहां पे निजी क्षेत्र, निजी का मतलब होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको कहते हैं हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और उसके बाद सार्वजनिक का मतलब होता है सामाजिक अर्थव्यवस्था, और दोनों का अगर अस्तित्व होता है, दोनों का अगर बस निजी होता तो सब आपको पूंजीवादी होता, सार्वजनिक होता तो सामाजिक होता, लेकिन दोनों का अगर है तो दोनों का अगर रहे तो ध्यान रखिएगा आप यहां पर मिश्रित हो जाएगा वो, दैट मींस मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश हो जाएगा। जैसे कि हमारा भारत जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो यहां पे मिश्रित, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट आप लोग भी कमेंट करते जाइए, कैसा लग रहा है वीडियो, है ना, फटाफट कमेंट करते जाइए। आते हैं, कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? देखिएगा, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में भी और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में भी। देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही दूसरा नाम याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है ये कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में यहां पे बात होती है, या व्यक्तिगत फर्म, या एक उत्पादक हो, या एक उपभोक्ता हो, किसी एक के बारे में, व्यक्तिगत के बारे में यहां पे बात होती है। इसीलिए यहां पर जो है हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। यहां पर समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब हुआ राष्ट्रीय लेवल पर, मतलब नेशनल लेवल पर अध्ययन करेंगे। यहां पर रोजगार का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे।
लेकिन यहां पर जो करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में, आप ध्यान रखिएगा, रोजगार का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कंफ्यूज नहीं होइएगा, रोजगार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सिद्धांत का यहां पर अध्ययन किया जाएगा। और यहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, कीमत सिद्धांत का, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? देखिएगा, बिहार बोर्ड 2016 2023 में पूछा गया प्रश्न है। फटाफट आंसर कमेंट के माध्यम से बताएं। देखिएगा, मैंने बताया था कि एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में अपनी परिभाषा दी थी, और उसमें एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक का नाम था। उस पुस्तक में उन्होंने धन संबंधी परिभाषा दी थी। धन संबंधी का मतलब हुआ, तो यहां पे एडम स्मिथ ने यहां पर धन संबंधित परिभाषा दी थी। मार्शल ने कल्याण संबंधित परिभाषा दी थी, मानव कल्याण। कौन सा कल्याण? मानव कल्याण। रोबिन्स ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी, है ना? तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा दी थी। तो ये फटाफट आप लोग नोट्स करते जाना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बच्चा सब क्या क्या ये सम्मिलित होता है? फटाफट आंसर कमेंट के माध्यम से दे दीजिए आप लोग, है ना? देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में मैंने पढ़ाया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र ऐसे अर्थशास्त्र हैं जिसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो यहां पे देखिएगा, व्यक्तिगत इकाई पर, छोटी छोटी इकाई पर, ये भी पॉइंट सही है, ये भी पॉइंट सही है। व्यक्तिगत आपको मूल्य निर्धारण, ये भी पॉइंट सही है। दैट मीन्स उपरोक्त सभी, दैट मीन्स डी नंबर आपका ऑप्शन यहां पर सही होगा। दैट मीन्स डी फॉर धुरंधर धीरज सर, है ना? तो आप लोग को याद रखना, डी फॉर धुरंधर धीरज सर। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो डी 4 हमको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट आप लोग, है ना, अगर आप लोग शेयर नहीं किए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो मजा आता है ना। तो शेयर करते रहना है फटाफट, जितना आप शेयर करिएगा उतना हमको एनर्जी मिलते रहेगा। तो चले आते हैं हम लोग, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखिए क्या क्या चीज का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे दिखेगा राष्ट्रीय आय का, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय आय का अध्ययन क्यों करेंगे भाई हम लोग? राष्ट्रीय आय का अध्ययन कहां पे करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं। राष्ट्रीय उत्पादन का नहीं, एक विशिष्ट फर्म का। विशिष्ट का मतलब होता है इंग्लिश में उसको स्पेशल बोल सकते हैं। और आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन में देखते होंगे स्पेशल पर्सन के बारे में बात होती है। उसी तरह से विशिष्ट का मतलब स्पेशल, स्पेशल का मतलब यहाँ पे एक, किसी एक के बारे में बात हो रहा है। तो किसी एक के बारे में बात हो रहा है, तो बिल्कुल सही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही है। तो यहाँ पे डी 4 धुरंधर सर नहीं होगा, यहाँ पे सी नंबर होगा, सी 4 कैट, है ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फटाफट फटाफट आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते जाइए वीडियो कैसा लग रहा है। भारत में है, भारत में क्या है भाई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? बिल्कुल नहीं। मिश्रितवादी? बिल्कुल। अभी जस्ट मैंने बताया था, है ना, क्वेश्चन में कि भारत हमारा जो देश है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, चले आते हैं फटाफट क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिएगा यहाँ पे, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिएगा, आर्थिक समस्याओं का सामना सभी अर्थव्यवस्था, आर्थिक समस्या का जो सामना करना पड़ता है वह प्रत्येक अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जिसको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन होगा, है ना? ऐसा कोई पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रवादी, सभी अर्थव्यवस्था, सभी देश के कोई ना कोई अर्थव्यवस्था होती है। सभी देश को कोई ना कोई अर्थव्यवस्था से, है ना, और सामना करना पड़ता है आर्थिक समस्या का। मैंने बताया था आर्थिक समस्या कब उत्पन्न होती है? जब साधन की मात्रा सीमित हो, आवश्यकताएं अनंत हो, है ना? तो यहां पर हम लोगों को प्रत्येक अर्थव्यवस्था को, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली को दर्शाती है जहां, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब कहां है? जहां पर निजी प्लस सार्वजनिक दोनों हो, सार्वजनिक सार्वजनिक दोनों हो, मतलब जहां पे निजी लोगों का भी हस्तक्षेप हो और यहां पर सरकार का भी हस्तक्षेप हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिएगा,
विदेशी सहयोग के साथ अर्थव्यवस्था कार्य करती है, केवल निजी क्षेत्र के साथ नियंत्रण में संचालित होता है। ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के एक साथ काम संचालित होती है, सी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार भी हस्तक्षेप करती है और निजी लोग भी, मतलब दोनों लोगों का अलग अलग पार्ट होता है। मतलब कुछ ऐसे सेक्टर हैं, कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पर जो है निजी लोगों का हस्तक्षेप होता है, और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसलिए दोनों यहाँ पे सही है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, कमेंट करते जाइए फटाफट आप लोग भी। पूंजीवाद में साधनों का स्वामित्व होता है। देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधन का जो है स्वामित्व, ऑनरशिप किसके हैंड में होता है? यहाँ पे निजी लोगों के हाथ में होगा, ऑब्वियस बात है। सरकारी हैंड में तो होगा नहीं, निजी एंड सरकारी होगा नहीं, तो यहाँ पे निजी लोगों, क्योंकि यहाँ पे पूंजीवादी में साधन, साधन का जो यूज करेंगे उसका ऑनरशिप किसके हैंड में होगा? उसके ऑनरशिप निजी लोगों के हैंड में होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे निजी लोग अपने लिए काम करेंगे, लाभ के लिए काम करेंगे। सरकार जो काम करती है क्यों करती है? सरकार काम करती है समाज के लोगों के लिए, समाज के जन कल्याण के लिए, लेकिन निजी लोग क्यों करेंगे, है ना। उसके बाद देखिएगा, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बिहार बोर्ड 2022-2023 में पूछा गया प्रश्न है, उपभोक्ता का व्यवहार का अगर अध्ययन करते हैं हम लोग तो किस अर्थव्यवस्था में करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं इसका, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। ये आपको मैंने पॉइंट पढ़ाया है, आप लोग वीडियो को ना देखे हो तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 सभी लेक्चर को देखिए अच्छे से, आप लोग को क्लियर और भी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करेंगे? व्यक्तिगत इकाई का, समग्र का नहीं करेंगे, राष्ट्रीय आय का नहीं करेंगे, व्यक्तिगत इकाई, ए नंबर ऑप्शन। मैंने बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है ना, एक इकाइयों का, एक फर्म, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, ये सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएंगे, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? देखिएगा, समाजवादी का मूल उद्देश्य क्या है? समाज का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, समाज का कल्याण करेंगे तो यहां पे क्या, अधिकाधिक उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना नहीं होगा, अधिक लोक कल्याण, मतलब ये सब कुछ नहीं होगा। अधिक लोक कल्याण मतलब लोगों का कल्याण करना, लोग का कल्याण करना। ठीक है, मतलब ये जन कल्याण करने वाली बात हो गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग फटाफट आ जाइए आप लोग भी। अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र क्या है भाई? अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है? यथार्थवादी विज्ञान मतलब वास्तविक विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है, या आदर्शवादी विज्ञान है, या यथार्थवादी या आदर्श विज्ञान, दोनों है। बिल्कुल मैंने पढ़ाया था कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्शात्मक विज्ञान भी है, दोनों तरह का विज्ञान है ये। ठीक है, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन सही है बिल्कुल। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया गया कितने भागों में भैया? 3 भागों में। कौन कौन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे कौन है? तीनों सही है, दैट मीन्स D4 बता दीजिए कमेंट के माध्यम से, D4 क्या होता है? D4 अगर नहीं जानते तो D4 धुरंधर, धीरज सर, है ना। D4 उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर आप लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 ना देखे हो तो बिल्कुल उसको पहले बहुआ सब देख लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं देखिएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव को याद नहीं किया जा सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव को आप याद करते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि याद कीजिएगा, याद किया हुआ चीज भूल जाइएगा आप उसको। अगर आपका थ्योरी पर पकड़ अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मन लगा के पढ़ना आपको एकदम आराम से, है ना, कोई टेंशन करके नहीं, एकदम जितना पढ़ाई, मतलब पढ़ाई को ना आसान बनाना है। तो आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आसान बनाने के लिए पढ़ाई को आपको क्या करना होगा? एकदम रेगुलर मेहनत करनी होगी, कंटिन्यू मेहनत करना होगा, है ना। आप जैसे खाना खाते हैं ना, 3 टाइम का खाना एक टाइम में खाइएगा तो नहीं खा पाइएगा, है ना। आपको क्या करना होगा? आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके हम लोग खाते हैं 3 टाइम में खाने को। तो इट्स सेम वे पढ़ाई भी उसी तरह का चीज है, पढ़ाई को भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। एक बार में आप पूरा चीज को नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम के समय में आप पूरा का पूरा पढ़ाई एक ही बार कर लोगे तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा या कुछ अच्छा बन जाओगे आप वहां से, नहीं। आपको रेगुलर मेहनत करो, नॉलेज धीरे धीरे करके गेन होगा और आपका ब्रेन फास्ट होगा, है ना।
ब्रेन आपका फास्ट होगा और काफी हद तक आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा और फ्यूचर भी आपका ब्राइट होगा। फिर चले आते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं हम लोग। निम्न निम्न में से धन की विशेषता कौन सी है? धन की विशेषता क्या है भैया? बीएसबी देखिएगा 2023 में पूछा गया है। उपयोगिता, सीमितता, हस्तांतरिता, उपरोक्त सभी। ये D4 धुरंधर सर होगा, क्योंकि देखिए धन का जो विशेषता है, धन को जो मापा जाता है, धन से सभी वस्तुओं को मापा जाता है, तो उसका उपयोगिता पता चलता है। सीमित, धन की जो मात्रा है सीमितता से पता चलता है। ट्रांसफर, और धन को ट्रांसफर से भी हम लोग पता लगाते हैं। दैट मींस यहाँ पे D4 धुरंधर धीरज सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया के बारे में मैंने पढ़ाया था। आर्थिक क्रिया कितनी है? तो टोटल देखिए, उत्पादन भी है, उपभोग भी है, विनिमय तथा निवेश भी है। दैट मींस D4। कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइए आप लोग, है ना। D4 धुरंधर धीरज सर। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन किस ईस्वी में प्रकाशित किया? रे बच्चा सब, मैंने तो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। फटाफट कमेंट कर दो तो। क्या सन ये 1718 होगा क्या? 1890 होगा? 1932 होगा? बिल्कुल नहीं, 1776। 1776 ईस्वी में लिखा था। 1890 में कौन लिखा था? मार्शल। मार्शल याद रखिएगा। 1932 में रोबिन्स। कौन? रोबिन्स। दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिए थे, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में, है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखा। 1890 में कौन दिया था? मार्शल। मार्शल ने कौन सी पुस्तक लिखा था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आते हैं, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो भागों में, व्यष्टि और समष्टि में, किस अर्थशास्त्री ने विभाजित किया था? मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटने का काम किया था, व्यष्टि और समष्टि। इसको किसने किया था? किसने किया था भैया? रैगनर फ्रिस। रैगनर फ्रिस ने किया था। कब किया था? तो 1933 ईस्वी में किया था। मैंने पूरा डिटेलिंग से पढ़ाया, वीडियो देखिए, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता है कि जन कल्याण भी कर देना और निजी लोगों को लाभ भी पहुंचाना। दैट मीन्स निजी स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व, वर्ग संकरकांत, निजी एवं सार्वजनिक स्वामित्व दोनों। D4 कमेंट के माध्यम से फटाफट बताओ भाई, D4 क्या होता है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाओं का अर्थशास्त्र में अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? कौन सी? किसको? असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ए और बी दोनों। क्योंकि अर्थव्यवस्था में आप लोग को मैंने पढ़ाया था, आवश्यकताएं अनंत होती है और साधन सीमित होती है। तो दोनों, ये दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए सी नंबर ये ऑप्शन हो जाएगा C4 कैट। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है हम लोग का, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि कीमत तंत्र के आधार पर किसका अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है भाई? तो समाजवादी में होता है? बिल्कुल नहीं। समाजवादी में क्या होता है? कल्याण संबंधी, है ना। और उसके बाद साम्यवादी नहीं होता है, मिश्रित में नहीं होता है, पूंजीवादी कैपिटलिज्म इकोनॉमी में ऐसा अध्ययन किया जाता है कि निर्णय जो लिया जाता है कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग को एक काम बोलेंगे हम, वीडियो को आप लोग शेयर करो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपको, है ना। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से बताएं। बाकी रुके, लेक्चर जो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा जल्दी से, ये जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। इस वीडियो को देखें, और अगर ना देखे हो आगे का पीछे का वीडियो तो पूरा का पूरा देख ले, है ना। देख करके कॉपी में अच्छे से नोट्स कर लो। नोट्स करने पर क्या होता है पता है? होता क्या है, कुछ चीज को ना मोबाइल में लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, अभी के जो मतलब जनरेशन के बच्चे हैं, वो स्क्रीनशॉट वाला जमाना हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से ना बाबू कुछ नहीं होता है। स्क्रीनशॉट लोगे ना मोबाइल में ही रह जाएगा वो, है ना। उसको क्या करना है, उसको कॉपी में फटाफट नोट्स कर लेना। अच्छे से नोट्स कर लोगे ना उसी टाइम, उससे क्या फायदा होगा कि नोट्स किया हुआ चीज कभी भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, जब भी आपको पढ़ने का मौका मिले। मोबाइल में बहुत सारा चीज को नहीं पढ़ पाओगे, कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो पढ़ पाओगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग को कॉपी में नोट्स करना है। तो चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।